हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस छोटे से और प्यारे से सेशन में। यह सेशन हर उस एक कैंडिडेट के लिए है जो सीरियसली अपने करियर को लेकर सोच रहा है और वो नोटिफिकेशन के आने का इंतजार नहीं कर रहा है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ये दिमाग में रख के कि इस साल में जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस होंगे उन एग्जामिनेशंस को मुझे क्लियर करना है, इस साल दे के देखूंगा फिर अगले साल अच्छे से पढ़ाई करूंगा, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है। अगर आप इसी साल सिलेक्शन के इरादे से पढ़ रहे हो तो ये छोटा सा वीडियो बहुत कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि अभी कोई नोटिफिकेशन है नहीं, तो अभी के टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है। वैसे भी एक कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। मतलब शांति के समय में आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे ना उतना कम खून जंग में बहेगा, ऐसी एक कहावत है। तो अभी नोटिफिकेशन है नहीं। अभी के टाइम पे जो सही से चीजें पढ़ेगा, जो सही से सही दिशा में हर एक कदम बढ़ाएगा, एग्जामिनेशन के जब नोटिफिकेशन आएंगे उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आसानी से वो सारी चीजें डील कर लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 2023 बैंकिंग एग्जामिनेशन मास्टर प्लान ऑफ सिलेक्शन। इस सेशन को आगे लेकर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजों का नॉलेज आप लोगों को रहे, आप कुछ चीजें जाने, जिसमें से सबसे पहली चीज जो आप लोगों को जाननी है, नॉलेज इज नॉट द पावर। नॉलेज इज नॉट द पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज। सिर्फ जानकारी पर्याप्त नहीं है। आपने जो भी लक्ष्य रखा है, आपकी जो भी मंजिल है, उस तक कैसे पहुंचा जाता है यह जानना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है। जो आपको पता है उस पे काम करना होगा, क्योंकि चाहने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, काम करने से रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी इस सेशन में जो प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेक्शन 100% दिलाएगा, मुझे भरोसा है। अभी इस सेशन में जो प्लान डिस्कस होने वाला है वो 100% सिलेक्शन देने वाला है, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैंने खुद ये अप्लाई किया था और इसके बेसिस पे मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद जिन्होंने भी इसको सही से अप्लाई किया सिलेक्शन हो गया। तो सिर्फ जानने से नहीं होगा, करने से होगा। ये पहली चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अगर इंप्लीमेंट करने की ताकत रखते हो, कंफर्ट जोन के बाहर आने का इरादा रखते हो, और अगर आपको चाहिए कि इस साल में मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो ये सेशन आगे देखना। दूसरी चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था वो यही है, द वे टू ग्लोरी इज नेवर अ केक वॉक। अगर आप चाहते हो कि मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना है तो हमेशा एक चीज याद रखना, रास्ता कभी आसान नहीं होगा। आसान रास्ते अच्छे मंजिलों तक पहुंचाया नहीं करते मेरे भाई, है ना। तो ये जर्नी मुश्किल होने वाली है, और जंग उसी की होगी जो ये जान लेगा कि मुश्किलें कहां पर और कैसे आएगी और उनसे कैसे निपटना है। मैं हमेशा एक चीज आप लोगों से कहता हूं कि आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन की ये जो जंग है, इस जंग में हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ है। बस आप मैदान छोड़ के मत भागना। अगर आप मैदान छोड़ के नहीं भागे, सक्सेस आपकी है। ठीक है। जब तक आप मैदान छोड़ के नहीं भागते हो तब तक हम आप लोगों के साथ है, और तब तक रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, और सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना हो चुका है, और जेन्युइनली बता रहा हूं, इस कंपटीशन में अगर चमकना है तो भीड़ से हटकर कुछ करना पड़ेगा। अब भीड़ से हटकर क्या होता है? भीड़ से हटकर यही चीज है,
भीड़ ये चीज नहीं करती। सबको पता है सिलेक्शन कैसे होगा, बट काम नहीं कर रहा कोई उस पर, है ना। सबको पता है कि आसान आसान चीजें करने से सिलेक्शन नहीं होगा, बट फिर भी वही आसान आसान प्रीलिम्स 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 लेवल के सवाल किए जा रहे हैं। मेंस का आइडिया ही नहीं, ये नहीं करना है हमें, ठीक है। और तीसरी चीज जो आप लोगों को जाननी है वो एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, प्लान एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉर एवर एंड एग्जीक्यूट इट एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो। मतलब कोई भी चीज अगर प्लान कर रहे हो तो ऐसी प्लान करोगे आप बहुत बड़ी बहुत लंबी जिंदगी जीने वाले हो, बहुत टाइम है आपके पास, पूरा मस्त प्लान करो। पर एग्जीक्यूट करते वक्त इस तरीके से एग्जीक्यूट करो कि कल के बाद आपके पास समय है ही नहीं, कल ही आखिरी दिन है, उसके बाद आपके पास समय नहीं है। क्योंकि आप एग्जामिनेशन का टाइम याद करो, एग्जामिनेशन में जब आखिरी 10 मिनट बचे हुए होते थे स्कूल कॉलेज में, हमें यह होता था कौन सा आंसर लिखूं, ये आंसर लिखूं, वो आंसर लिखूं, इसका लिखता हूं, उसका लिखता हूं, इधर से कुछ टेप लूं, उधर से कुछ टेप लूं, इधर से कुछ याद आ जाए, उधर से कुछ याद आ जाए। आखिरी समय में ये चीजें होती है ना। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान इस तरीके से बनाओ कि आपके पास बहुत 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 टाइम है, पर उसको एग्जीक्यूट करते वक्त इस तरीके से एग्जीक्यूट करो कि आपके पास टाइम नहीं है। जब इंसान को रियलाइज हो जाता है ना उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर वो एक एक सेकंड का सही इस्तेमाल करता है, और सारा खेल टाइम के सही इस्तेमाल का ही है। जिसने इस टाइम का सही इस्तेमाल कर लिया और सही से आगे की तरफ बढ़ लिया, सही क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करता रहा, सही चीजें रेगुलरली परसिस्टेंटली करता रहा, सिलेक्शन पक्का है। अब आप बोलोगे सर ये सब छोड़ो, ये सब हमें पता है, मुद्दे की बात बताओ, डायरेक्ट प्लान पे आ जाओ। ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। प्लान मैंने पहले भी कहा कि सबको पता है, सबको पता है, बट सिलेक्शन लेने के लिए ये कुछ 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने ये 3 चीजें आपको बताई। और अगर अब तक आपने इरादा बना लिया है कि ये 3 चीजों पे कायम रहना है तो आगे बढ़ना, वरना मस्त इंस्टाग्राम पे रील चलाते रहना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर सक्सेस चाहिए तो 3 चीजें होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस के 3 पिलर्स है। सबसे पहली चीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपको उनको क्लियर करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्लियर होना चाहिए। पढ़ना क्या है, सिर्फ टॉपिक का नाम जानने से कुछ नहीं होगा। आज भी मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मतलब 3-3 4-4 महीने से स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं और मुझे पूछ रहे सर कंप्यूटर एसबीआई में आता है, सर ये प्रीलिम्स में आता है, ये पीओ में आता है, ये क्लर्क में आता है, अभी भी पूछ रहे हैं। सबसे पहली स्टेप सारा का सारा सिलेबस क्लियर होना चाहिए। हम आगे सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस जानना मतलब सिर्फ चैप्टर का नाम जानना नहीं, उस चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स है और उन सब टॉपिक्स में भी आपको किस लेवल पर पढ़ना है, ये हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप सिलेबस समझना, ठीक। दूसरी स्टेप है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। जो भी सिलेबस आपने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उस सिलेबस के हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको तेजी चाहिए, रफ्तार चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो इज ऑल अबाउट, सब लोग एक गलत वर्ड बोलते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, गलत वर्ड है ये, ठीक है। आज के बाद ये कभी मत बोलना स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, गलत है, ठीक है, ये गलत है। स्पीड एंड एक्यूरेसी गलत है, सही वर्ड है प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी पहले आती है, स्पीड बाद में आता है।
एक्यूरेसी पहले आती है, स्पीड बाद में आता है। दिस इज करेक्ट फ्रेज, है ना। इस पर भी बात करेंगे। तीन चीजें समझ में आई, सिलेबस क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हमें एक्यूरेसी एंड स्पीड चाहिए। आज के बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी ये गलत वर्ड बिल्कुल मत यूज करना, ठीक है। तो चलो एक एक चीज को जानते हैं। अब अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न, इसमें ठीक है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर रीजनिंग में आपको 11 टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपने मतलब इरादा बना लिया है कि मैं क्लर्क लेवल की भी तैयारी करूंगा, पीओ लेवल की भी तैयारी करूंगा, तो 11 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल एग्जामिनेशंस में आता है। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट क्लर्क एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पीओ में कभी कभार एक आध क्वेश्चन इसमें से एक सब टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगा जब हम सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उस पे पीओ में कभी कभार एक टॉपिक आता है, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक्स है, अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ऑर्डर रैंकिंग एंड पजल्स, ये जो मैंने येलो कलर से सर्कल किए हैं, ये टॉपिक्स आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं। प्रीलिम्स के लिए येलो कलर से सर्कल किए हुए टॉपिक पढ़ने। मुझे बताओ कितने टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, कितने चैप्टर्स? बहुत बड़ा सिलेबस है क्या? ओ इतना बड़ा सिलेबस है सर, कैसे होगा? कितना सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए? ये 7 और ये 8वां टॉपिक खत्म। रीजनिंग के प्रीलिम्स में सिर्फ 8 चैप्टर्स है। फिर चाहे आप और बैंक का प्रीलिम्स देते हो तो वो 8 से एक और ये अल्फाबेट वाला कम हो जाएगा, तो 7 टॉपिक बचते हैं। मुश्किल है? मुश्किल है क्या? मुझे बताओ। सिस्टमैटिक एफर्ट्स नहीं होते, हम सिस्टमैटिक चीजें डिसिप्लिन के साथ नहीं करते, इसीलिए कभी कभार जो इतना डिफिकल्ट, मैं आसान नहीं कह रहा हूं, मैं आसान नहीं कह रहा हूं, पर ये डिफिकल्ट भी नहीं है, ये डिफिकल्ट भी नहीं है, ये कंपटीशन के कारण चीजें थोड़ी सी अलग हो चुकी है। मैं डिफिकल्ट वर्ड अभी भी नहीं कह रहा हूं, और ये भी बता रहा हूं कि ये आसान भी नहीं है, ये केक वॉक भी नहीं है ना। क्योंकि बहुत जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिए है ना, कभी अगर उनसे बात हो जाए तो देख लेना। बट मैं एक यही चीज बोल रहा हूं कि आप जो अपनी खुद की गलतियां होती है ना, यूजुअली क्या होता है, हम खुद की गलतियां मानते नहीं है, तो खुद की गलती अगर हम मान लेंगे तो वहां से हमें चीजें समझ में आ जाएगी कि अगर सिस्टमैटिक एफर्ट करेंगे, कैसे करना है वो भी मैंने आगे बताऊंगा, वो सिस्टमैटिक एफर्ट अगर करेंगे तो फिर ये जो चीजें डिफिकल्ट लगती है ना, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं बनेगी। कितने चैप्टर्स प्रीलिम के लिए पढ़ने हैं? प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 8 खत्म। प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म। मेंस में इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, ये 3 चैप्टर्स हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 11 ही तो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने आईबीपीएस का कैलेंडर देखा है, ठीक है, आईबीपीएस का कैलेंडर अगर आपने देखा है तो जरा एग्जामिनेशन का सीन आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। देखो आईबीपीएस ने कैलेंडर दे चुका है। आरआरबी के जो एग्जामिनेशंस हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगस्त में होने वाले हैं। आरआरबी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं? अगस्त में होने वाले हैं, ओके। कितना टाइम है हमारे पास? अभी मार्च चल रहा है, 20 मार्च, ठीक है। मार्च खत्म हो गया मान लो, मार्च खत्म हो गया, मार्च में 10 दिन है अभी भी, पर खत्म हो गया मान लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने, 4 महीने का टाइम अभी भी हमारे पास है। रीजनिंग के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? 11 चैप्टर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ लो, 7-8 चैप्टर पढ़ लो, नहीं, टोटल 11 के 11 चैप्टर्स इन 4 महीने में एकदम परफेक्ट बनाए जा सकते हैं, बशर्ते आप गलत चीजों में ना उलझो, ठीक है। इसके बाद ये आगे का कैलेंडर आप लोगों ने देख लिया, इस कैलेंडर पे हम ज्यादा टाइम नहीं ये करेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद हमारे पास आईबीपीएस पीओ का भी एग्जामिनेशन का कैलेंडर है, क्लर्क का भी है, सारे एग्जामिनेशन के डेट्स हमारे पास है। तो अभी आईबीपीएस आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास 4 महीने अवेलेबल है। पहली एग्जामिनेशन फेस करने के लिए 4 महीने एकदम अच्छे से तैयारी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि सिलेबस को जानना मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के नाम जाने, हाँ सिलॉजिज्म पढ़ना, हाँ इनइक्वालिटी पढ़ना है, नहीं, ठीक है। तो आपको सिलेबस को अगर डिटेल में जानना है, अभी मैंने उसकी स्लाइड्स बनाए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये जो अचीवर्स बैच है ना, इस अचीवर्स बैच में डिटेल में प्लान बना के रखा है। तो मैं आपको प्लान यही से दिखाऊंगा कि आपको हर एक टॉपिक में कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर किसी को इसको रेफर करना है तो अचीवर्स बैच अगर आप ओपन करोगे पीडब्ल्यू के ऐप या वेबसाइट में, तो वहां पर उसको ये प्लान डिटेल में दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, अब इनइक्वालिटी मैं बात करता हूं, इनइक्वालिटी की, ठीक है। इनइक्वालिटी में आपको प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो जैसा कि आप देख रहे हो इस बैच में 3 घंटे में इनइक्वालिटी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। 3 सेशंस होंगे 1.5 घंटे के। तो अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहो तो भी मैं बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स लेवल का इनइक्वालिटी जो है ना, वो मैक्सिमम 2 दिन में खत्म हो जाता है। आज 2 घंटे इनइक्वालिटी पढ़ो, कल 2 घंटे इनइक्वालिटी पढ़ो, प्रीलिम्स के लिए इनइक्वालिटी खत्म। आज और कल पढ़ लिया, दूसरे जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसके साथ प्रैक्टिस करते रहो। आप चाहे खुद से पढ़ो, अचीवर्स बैच में पढ़ो, या पहले कहीं पढ़ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब जो एफर्ट्स ले रहे हो ना, ये एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाओ। अब के एफर्ट सही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो इनइक्वालिटी में क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी में बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या है इनइक्वालिटी का बेसिक्स, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीजें करनी है। फिर इनइक्वालिटी में सबसे सिंपल क्वेश्चन जो एक एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है, फिर 2-2 स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो आते हैं, ये पढ़ो। 2 स्टेटमेंट के क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स पीओ के एग्जामिनेशन में, पीओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में चांस है कि 2 नहीं 3-4 स्टेटमेंट हमें देखने को मिले, ठीक है। तो ये चांस है। अब इसको कैसे करूं? ये नहीं, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे, ठीक है। तो ये अगर आप देख रहे हो तो इनइक्वालिटी में ऐसे आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो कितने दिन इनइक्वालिटी के लिए, थोड़ा सा दिनों का भी हिसाब लेके चलो, 2 दिन मान के चलो, है ना। और ये 2 दिन में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं, मतलब पढ़ा, प्रैक्टिस किया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो सकता है और 2 दिन में हम इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। 2 दिन में, केवल 2 दिन में, अगर हम सही से सारी चीजें करते हैं, ठीक। अब उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोडिंग डिकोडिंग 2 ही टाइप का आता है। एक आता है लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर से लेटर की कोडिंग आती है, और दूसरा आता है चाइनीज कोडिंग, ठीक है। अब इसमें से भी ये दोनों टाइप आते हैं क्लर्क में, है ना, और इसमें से चाइनीज कोडिंग आता है पीओ में। पीओ में लेटर टू लेटर नहीं आता, वो इजी होता है। तो ये होता है सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग, कौन से चैप्टर के कौन से सब टॉपिक कौन से एग्जामिनेशन के किस फेज में आएंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मेंस में अलग आता है, कैसा आता है उसके लिए भी आगे सेशंस है। तो कोडिंग डिकोडिंग कितने दिन में खत्म करोगे आप? 1 दिन में कोडिंग डिकोडिंग खत्म करोगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब रहा सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के लिए 3 से 4 दिन दे दो, ठीक है। मैं यहां पर इस बैच में सिलोजिज्म के लिए कितना टाइम दे रहा हूं? सिलोजिज्म के लिए मैं यहां पर टाइम दे रहा हूं 5 लेक्चर्स 1 से 1.5 घंटे के, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे के 5 लेक्चर्स प्रीलिम्स के लिए। अब सिलोजिज्म में क्या क्या पढ़ना है आपको? सिलोजिज्म में आपको बेसिक्स पढ़ना है। बेसिक्स मतलब सिलोजिज्म में 6 स्टेटमेंट आते हैं, 4 बेसिक 2 डिराइव्ड। वो स्टेटमेंट के क्या क्या इंटरप्रिटेशंस है डिटेल में समझना है। बेसिक पढ़ लिया सिलोजिज्म का, उसके बाद हमें
पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन समझने हैं। पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन समझ लिए, उसके बाद हमें डेफिनेट कंक्लूजन समझने हैं। डेफिनेट कंक्लूजन हमने समझ लिए, उसके बाद हमें आइदर और समझना है। आइदर और हमने समझ लिया, उसके बाद न्यू कीवर्ड्स हमें समझने हैं। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान दो, आपने सिलोजिज्म का बेसिक पढ़ लिया, मतलब ये इस तरीके से ही हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं। आप अपने हिसाब से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये सारी चीजें मेक श्योर करना कि उस टॉपिक में आने वाला हर एक सब टॉपिक आपने कवर कर लिया है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूं। जब मैं खुद एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था तो मैंने क्या किया था, सारे टॉपिक्स ऐसे एक एक पेज पर लिख लिए थे। वो बड़ी बड़ी बुक नहीं आती, उस बड़ी बुक का जो बीच वाला पेज नहीं होता, जो हम सबका फेवरेट होता है सब फाड़ने के लिए, है ना, उसको ऐसा फाड़ देते थे हम बीच में, किसी भी चीज का लगे वो बीच वाला पन्ना देखो। तो उधर मैंने मतलब एक पेज पे ऐसा रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड जीए, जब मैं वो खोलता था तो सारा सिलेबस के सारे चैप्टर्स मेरे सामने आते थे, ऐसा मैंने लिख लिया था। और उसके बाद जो रीजनिंग की मेरी नोटबुक थी, रीजनिंग की मेरी कॉपी थी, कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले मैं एक पेज छोड़ देता था और उस पेज पे मैं ये सारी चीजें लिखा करता था कि मान लो मुझे इनइक्वालिटी पढ़नी है, इनइक्वालिटी में मुझे क्या क्या पढ़ना है, इनइक्वालिटी में मुझे बेसिक पढ़ना है, सिंगल स्टेटमेंट पढ़ना है, डबल स्टेटमेंट पढ़ना है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स पढ़ना है, आइदर और पढ़ना है। तो मेरे पहले पेज पे यही होता था, चैप्टर का इंडेक्स, उस चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स है जो मुझे पढ़ने हैं। क्या होता है, जब खोपड़ी को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होता है ना कि तेरे एग्जामिनेशन के लिए तुझे इतना पढ़ना है, इतनी सारी चीजें आ सकती है, फिर दिक्कत नहीं होती, फिर हम अच्छे से एफर्ट लेते हैं। तो ये मैंने अपनाया हुआ तरीका था। आप देखो आपके लिए क्या सूट करता है, बट ये पता होना और उस पर काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब वैसे यहां पर सिलोजिज्म के हम लोगों ने 5 लेक्चर्स देख लिए, वैसे आप यहां पर सारे के सारे लेक्चर्स, सारे के सारे टॉपिक देख सकते हो। ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक आप 2 दिन में खत्म कर सकते हो। ब्लड रिलेशन में भी आपको बेसिक पढ़ना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ब्लड रिलेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस 3 रिलेशंस है, नीस नेफ्यू, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ये 3 रिलेशंस जिसने अच्छे से समझ लिए, इनके मल्टीपल डेफिनेशंस होते हैं, ये 3 रिलेशंस जिसने अच्छे से समझ लिए, ब्लड रिलेशन परेशान नहीं करता। ब्लड रिलेशन में पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम जा सकता है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए मान लो 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपने दे दिए या फिर रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे तो भी चल जाएगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में भी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ओके। बस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करता है ये अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जिन चैप्टर्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ब्लड रिलेशन में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 12 रिलेशंस है, 12 में से 3 रिलेशन परेशान करते हैं, 9 रिलेशन आसान है। 9 रिलेशन बिल्कुल आसान है, कुछ परेशान नहीं करते, बस 3 रिलेशन परेशान करते हैं। उन 3 रिलेशंस को अच्छे से समझोगे, ब्लड रिलेशन में बचता नहीं कुछ। फिर एग्जामिनर कहां खेलता है, एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेमिंग पे खेलता है। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो, इसका मतलब यही है कि जहां चीजें आसान है वहां एग्जामिनर क्या करता है कि एक क्वेश्चन फ्रेमिंग पे खेलता है। तो यहां पर क्वेश्चन फ्रेमिंग में कैसे खेलता है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरा देखोगे, अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लगाओगे तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर मैंने ब्लड रिलेशन के लिए 2 सेशंस रखे थे और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए 2 सेशन, जिसमें पहला सेशन में हम सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ने वाले हैं, है ना, सारे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एग्जामिनर कैसे खेलता है ना, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस दोनों चैप्टर में हम देखेंगे। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, अपने आप पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पैटर्न फॉलो करना। मैं भूल रहा हूं, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज मैंने खुद उनके साथ शूट की है, बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ मैंने बात की है। कुछ कारण की वजह से वो सक्सेस स्टोरी शूट करने का टाइम उनको नहीं मिलता, बट उनसे भी बात हुई है, बहुत सारे। सब लोगों ने मुझे
कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही चीज बताई है कि आपने जो चीजें बताई थी उन चीजों को हमने फॉलो किया। अब एज इट इज नहीं फॉलो किया है किसी ने, एज इट इज फॉलो नहीं किया है, अपने आप को क्या सूट करता है, क्योंकि सक्सेस का फॉर्मूला कभी कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है। बट ये अगर आप समझ लोगे ना, इस पूरे सेशन का जिस्ट ये है कि हर एक टॉपिक का हर एक सब टॉपिक पता होना चाहिए और वो एकदम क्लियर होना चाहिए। नींद में भी आपको पूछे ना, ये बता रहे इनइक्वालिटी में क्या क्या आता है, बता सिलोजिज्म में क्या क्या आता है, बता इनपुट आउटपुट के कितने पैटर्न है, बता कौन कौन से टाइप की पजल्स एग्जामिनेशन में ज्यादा आती है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग सबसे इजी टॉपिक है, कंपैरिजंस अगर आता है तो सबसे इजी टॉपिक है। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहो तो एक दिन में ये टॉपिक खत्म हो सकता है, एक दिन में। फिर मैंने 2 दिन क्यों रखे हैं, 2 दिन क्यों रखे हैं, क्योंकि हम लोग तैयारी इस बैच में करने वाले हैं A to Z बैंकिंग एग्जामिनेशन की, है ना। तो ये जो पहला लेक्चर होगा इसमें एकदम हम बेसिक बेसिक देखेंगे, एकदम बेसिक बेसिक, एकदम ऐसे मराठी में हमारे यहाँ लिंबू टिम्बू कहते हैं, मतलब आंडू पांडू सवाल, है ना। तो एकदम बेसिक बेसिक पहले सेशन में जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए। एंड इसमें आपके एग्जामिनेशन में जो लेवल टच हो सकता है उस लेवल के आगे जाकर हम सेकंड लेक्चर में सवाल देखेंगे, सेम पैटर्न इधर भी फॉलो, ठीक है। ये अल्फाबेट चैप्टर यूजुअली क्लरिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना सिर्फ एक चीज पे बेस्ड है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है अल्फाबेट, इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट आज सच कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जिसको क्वेश्चन पढ़ना आता है और पढ़ी हुई चीज समझ में आती है वो इंसान अल्फाबेट ये चैप्टर आसानी से एकदम अच्छे से डील कर लेगा, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये 2 लेक्चर हमने क्यों रखे, हाँ, अल्फाबेट चैप्टर में 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज पूछी जाती है, पेयर काउंटिंग के क्वेश्चंस होते हैं वर्ड में और नंबर में, और आखिरी में कुछ ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। छठा टाइप आता है जिसको हम स्किप करते हैं, वो करते ही नहीं है, मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, वो करते ही नहीं है ना। क्योंकि क्रिकेट में अगर अच्छा बैट्समैन की निशानी कौन सी है, हर बॉल जो मारे वो अच्छा बैट्समैन नहीं होता है। कौन सी बॉल मारनी है और कौन सी छोड़नी है, जिसको सही समय पे समझ में आता है वो अच्छा बैट्समैन। तो कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम जो आम जिंदगी वाला तरीका होता है, मतलब नॉर्मली जो सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एक तरीका होता है, वो देखेंगे। और उसी के साथ साथ एक सिलेक्शन वाली जिंदगी का तरीका होता है जिसमें वही चीज करते हो बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हो, ठीक है। तो ये 2 सेशन में हमने अल्फाबेट रखा है। आप अगर खुद से भी पढ़ रहे हो तो भी आप मैक्सिमम 2 दिन में अल्फाबेट ये चैप्टर अच्छे से खत्म कर सकते हो। अल्फाबेट में प्रैक्टिस ज्यादा रखती है और क्लरिकल एग्जामिनेशन में, पीओ में इसका वेटेज कम होता है, क्लरिकल एग्जामिनेशन में, क्लर्क प्रीलिम्स में इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क से लेकर 12 मार्क तक जा सकता है। मैंने अभी तक वेटेज किसी का नहीं बताया, सिर्फ इसी का बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्लरिकल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2 चैप्टर्स अगर आप करते हो, क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए केवल 2 चैप्टर्स अगर आप करते हो तो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, पजल्स एंड अल्फाबेट्स। 15 से 20 मार्क की पजल, 15 के आसपास पजल आएगी, ठीक है। एंड 5 से 12 मार्क, 6 क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं। 35 में से 21 क्वेश्चन मिनिमम ये 2 चैप्टर्स पे आएंगे, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। क्लर्क में 35 क्वेश्चन में से मिनिमम 20 to 21 क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर्स पर आएंगे, पजल्स और अल्फाबेट्स। ये एनालिसिस अगर आपने किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर को कितना वेटेज देना होता है और हमें उस चैप्टर पे कितना काम करना होता है। और जब ये क्लियर होता है ना, तब फालतू की चीजों में हम टाइम बर्बाद नहीं करते। सारा खेल समय का है और उसके इस्तेमाल का है, ठीक है। उसके बाद हम चालू करेंगे रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पजल्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पजल स्टार्ट करेंगे। तो जैसे देख रहे हो, पजल का बेसिक सीखने के लिए मैंने एक लेक्चर रखा है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक।
कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक, जो ये 90 मिनट का लेक्चर होता है, 90 मिनट में से तकरीबन 50 से 60 मिनट सिर्फ और सिर्फ बेसिक, मतलब पजल के हर एक पहलू के बारे में हम बात करते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो लेक्चर भी देखा होगा, हाउ टू मास्टर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, तो उसमें भी ये जाना होगा आपने कि क्या होता है ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेक्शन नहीं होता। ये लाइन लिख लो, लिख लो। अगर आपको लग रहा है ये मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बहुत मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, माफ करना मेरे दोस्त, लोग 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 साल से लगे हुए हैं। तो 4 साल में उन्होंने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उतने क्वेश्चन हम बीट नहीं कर सकते, बट हाँ हम अप्रोच बीट कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, हम अप्रोच बीट कर सकते हैं। स्मार्ट अप्रोच कंसिस्टेंटली, स्मार्ट अप्रोच कंसिस्टेंटली अगर किया जाए, सक्सेस हमें छोड़ के भाग नहीं सकती। सक्सेस को हमारे पास ही आना पड़ेगा, उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हर एक एंगल समझना जरूरी होता है, वो हर एक एंगल हम इसमें समझने वाले हैं। अब लीनियर अरेंजमेंट है ना, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट के लिए कितने लेक्चर्स रखे हैं मैंने, इसमें 4 लेक्चर्स रखे हैं। अब लीनियर अरेंजमेंट के सारे टाइप्स इन 4 लेक्चर में खत्म होने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोग लीनियर अरेंजमेंट डील करेंगे जिसमें सारे के सारे लोग एक ही डायरेक्शन में फेस करते हैं, सारे के सारे लोग एक ही डायरेक्शन में फेस करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में लीनियर अरेंजमेंट। सेकेंड लेक्चर में वो लीनियर अरेंजमेंट डिस्कस होगा जिसमें कुछ लोग नॉर्थ में फेस करते हैं, कुछ लोग साउथ में फेस करते हैं। थर्ड लेक्चर में क्या डिस्कस होगा, थर्ड लेक्चर में डबल रो वाला डिस्कस होगा, थर्ड लेक्चर में डबल रो वाला डिस्कस होगा एंड अनसर्टन डिस्कस होगा, ठीक ठीक। एंड फोर्थ लेक्चर में यही सारे टाइप्स वेरिएबल के साथ डिस्कस हो गए। मतलब आपकी क्लरिकल लेवल की भी तैयारी हो गई और पीओ लेवल की भी तैयारी हो गई। अब लेक्चर 1 में जो हम लोग लीनियर अरेंजमेंट ऑल फेसिंग सेम डायरेक्शन देखेंगे, तो उसमें से आखिरी के 1-2 पजल जो होंगे वो वेरिएबल के साथ होंगे। मतलब ये टाइप हमने स्टार्ट किया पढ़ना, तो पहले हम एकदम बेसिक जो क्लर्क प्रीलिम्स से भी नीचे लेवल का सवाल है, अप्रोच समझने के लिए वहां से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए पीओ प्रीलिम्स का लेवल टच करेंगे और उससे भी आगे जाके आखिरी लेक्चर में रुकेंगे। ठीक ठीक, ओके। तो ये हमारा लीनियर अरेंजमेंट्स पर 4 लेक्चर्स 60 to 90 मिनट्स के। तो अगर आप लीनियर अरेंजमेंट को मास्टर करना चाहते हो तो लीनियर अरेंजमेंट आप 2 से 3 दिन में कंप्लीट लीनियर अरेंजमेंट मास्टर कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ। स्पीड प्रैक्टिस का रिजल्ट है, स्पीड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिस, बट एक्यूरेसी जो है ना, आप 2 से 3 दिन मैक्सिमम सारा प्रीलिम्स लेवल मास्टर कर सकते हो। अब आप पूछोगे मेंस का नहीं है क्या? मेंस का भी है, बट हम पहले प्रीलिम सारा खत्म करेंगे और फिर मेंस पे चलेंगे। उसके बाद वर्टिकल अरेंजमेंट है। वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब आप जो फ्लोर और बॉक्स के पजल कहते हो ना, वो वर्टिकल अरेंजमेंट। उसके लिए 3 सेशंस मैंने रखे हैं, ये वर्टिकल अरेंजमेंट 1, वर्टिकल अरेंजमेंट 2, वर्टिकल अरेंजमेंट 3। ठीक है, तो इसमें हम फ्लोर के पजल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें हम बॉक्स के सॉल्व करेंगे, और इसमें इन्हीं दोनों के वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप भी अपनी तैयारी में कुछ भी कसर मत छोड़ना। जो भी वेरिएशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो हर एक वेरिएशन कवर करना। ठीक है, उसके बाद एक सीक्वेंसिंग पजल पिछले 2-3 साल में एग्जामिनेशन का कुछ ज्यादा ही फेवरेट बन गया है। सीक्वेंसिंग पजल हम देखेंगे, उसके लिए एक लेक्चर। इजी होता है, बहुत इजी होता है। जिसको ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है उसको सीक्वेंसिंग में यूजुअली दिक्कत नहीं होती है। ऑर्डर एंड रैंकिंग का ही डिराइव्ड वर्जन है सीक्वेंसिंग पजल्स, वो हम देखेंगे। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, तो फिर हम उसके बाद देखेंगे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में सारे जो वेरिएशंस है, सारे वेरिएशन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ऑल फेसिंग सेम डायरेक्शन, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट
जिसमें वेरिएबल के साथ होंगे, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करके रखना। वैसे ही स्क्वायर अरेंजमेंट आता है, रेक्टेंगल अरेंजमेंट आता है, ट्रायंगुलर है, स्केड्यूलिंग पजल्स है। ऐसे फ्लैट और फ्लोर जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, 60 to 90 मिनट्स के मैंने 3 लेक्चर्स रखे हैं। तो आप फ्लैट एंड फ्लोर इतना अच्छे से करो, अगर आपको प्रैक्टिस करते वक्त 2 से 3 दिन भी देने पड़ते हैं ना फ्लैट एंड फ्लोर के लिए, सिर्फ इस एक टाइप के लिए, सिर्फ इस एक टाइप के लिए 2 से 3 दिन भी अगर देने पड़ते हैं, तो फ्लैट एंड फ्लोर को अच्छे से डील करो, सीखो अच्छे से, क्योंकि 100% आता है, एग्जामिनर का फेवरेट है। हाँ, अभी LIC का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है, मेंस में भी फ्लैट एंड फ्लोर वेरिएबल के साथ पूछा है, तो ये आना ही आना है। अब जो पहले से पता है कि एग्जामिनेशन में ही आना है, तो रोते हुए नहीं बैठने का, ये यार ये मुझे नहीं आता है, सॉल्यूशन ढूंढो, है ना। मतलब एम बैच में भी मैंने डिटेल में हर एक सारी चीज कवर की है, अचीवर्स में भी एकदम डिटेल में सारी चीजें कवर होने वाली है, बट यहां पे नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए मैंने ज्यादा रखे, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, इनपुट एंड आउटपुट, वैसे प्रीलिम्स में आता नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए हम इनपुट एंड आउटपुट पढ़ने वाले हैं, ऐसा हमारा पढ़ाई का कोर्स ऑफ एक्शन होने वाला है। अब जरा मेंस के लिए देखते हैं, ठीक है। ये देखो इधर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो अब मेंस का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि मेंस पढ़ना भी तो जरूरी है ना। तो मेंस में इनइक्वालिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितने टाइम में पढ़ सकते हो, थोड़ा सा अंदाजा लेते हैं। मेंस में सबसे पहले आपको कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ना है। अब इस बैच में मैंने कोडेड इनइक्वालिटी के लिए एक लेक्चर रखा है, 60 to 90 मिनट्स का, इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इनइक्वालिटी आता है तो कोडेड इनइक्वालिटी आता है, 2 ही मिनट का काम है। इनइक्वालिटी जिसको आता है, कोडेड इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका बताना सिर्फ 5 मिनट का काम है। फिर मैंने 90 मिनट का लेक्चर क्यों रखा है, क्योंकि इसमें हम बिना पेन पेपर के कोडेड इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाले हैं, बिना पेन पेपर के, है ना। एम बैच जिन्होंने अटेंड किया है उन्होंने ये तरीका देखा होगा कि बिना पेन पेपर के कोडेड इनइक्वालिटी कैसे डील किया जा सकता है, ये हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। तो वही तरीका हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। उसके बाद एक लेक्चर मैंने रखा है रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी का, ये मेंस में आता है, कोडेड इनइक्वालिटी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, मेंस में आएगा, क्लर्क मेंस में भी आएगा, पीओ मेंस में भी आएगा। रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी पिछले साल SBI PO मेंस में पूछा गया था, और स्टूडेंट का ये फीडबैक था, ठीक है। मैं खुद एग्जामिनेशन दिया था, तो एग्जामिनेशन हॉल में मतलब जो मेरे बाजू में ही बैठा था उसी ने बताया था, ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस थे, 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग रहे थे। जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया होगा उनको ये पता है, बट मैं बोल रहा हूं ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था 50 सेकेंड्स में। कौन से मेथड से, जो मेथड यहां पर हमने सीखा था। हो जाता है, प्रैक्टिस अगर अच्छी हो ना और सही तरीके आपने पढ़ लिए हो तो हो जाता है। मैं बोल रहा हूं 2 से 3 मिनट छोड़ दो, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर भी कर लेंगे तो भी कंपटीशन क्या आ गया ना, 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर लेंगे तब भी कंपटीशन क्या आ गया। और ये 1 से 1.5 मिनट मैंने बहुत ज्यादा टाइम बताया, 50 सेकेंड में बिना पेन पेपर चलाए कोडेड इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाता है, 50 सेकेंड, बस तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो वो तरीका हम यहां पर इस बैच में सीखने वाले हैं। उसके बाद यूजुअली ये वाली चीज इनइक्वालिटी में कोई देखता नहीं है कि इनइक्वालिटी में पॉसिबिलिटी केस अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, पर बैंकिंग एग्जामिनेशन में हमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये बैच में जो रीजनिंग हम पढ़ने वाले हैं ना, आप ये मान सकते हो कि रीजनिंग का PhD होने वाला है, रीजनिंग का PhD इस बैच में होने वाला है। तो इस बैच में एकदम डिटेल में पैराग्राफ के फॉर्मेट में, केसलेट इनइक्वालिटी जिंदगी में कभी सुना नहीं होगा, है ना। पर जहां तक मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन का पिछले 4 साल में इवोल्यूशन देख रहा हूं, मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब एक क्वेश्चन का लेवल कैसा था और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल कैसा बन गया है और ये आगे चल के कहां जा सकता है, ये सारा ध्यान में रखते हुए इस बैच में हर एक चीज प्लान की गई है, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं। कोडिंग डिकोडिंग मेंस के लिए 3 लेक्चर्स मैंने रखे 60 to 90 मिनट्स के। उसके बाद मेंस लेवल सिलोजिज्म
के 3 लेक्चर्स, मेंस लेवल ब्लड रिलेशन का 1 लेक्चर, मेंस लेवल ब्लड रिलेशन पजल के लिए भी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स रखे हैं। पजल्स की अगर हम बात करते हैं तो मेंस लेवल लीनियर अरेंजमेंट, मेंस मतलब एसबीआई पीओ मेंस लेवल प्लस, जिसके आगे कोई भी एग्जामिनेशन बैंकिंग का जाता नहीं है, वो सारे लेवल के पजल्स यहां पर मैंने रखे हैं, तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये जरा चीजें डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये अचीवर्स बैच का स्केड्यूल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप ऐसे ही अपना स्केड्यूल बना सकते हो। सबसे आखिरी में डेटा सफिशिएंसी और एनालिटिकल रीजनिंग भी हम पढ़ेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के 5 लेक्चर्स, जिसमें सारा A to Z एनालिटिकल रीजनिंग कवर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हर एक टॉपिक का, हर एक सब टॉपिक और वो क्या लेवल तक जा सकता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप अगर देखो, मैं एनरोल करो बैच में, ये तो बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूं। ठीक है, बस अगर कर लिया है या करने वाले हो तो एक कमिटमेंट के साथ करना कि डे 1 से डे 92 रीजनिंग के 92 लेक्चर्स होने वाले हैं, जिसमें से 45 लेक्चर्स 44 लेक्चर्स प्रीलिम्स के होंगे, बाकी बचे हुए 47 लेक्चर्स मेंस के होंगे। प्रीलिम्स से ज्यादा इस बैच में मेंस के लेक्चर होने वाले हैं। प्रीलिम्स से ज्यादा इस बैच में मेंस के लेक्चर होने वाले हैं। अगर एनरोल करने की सोच रहे हो तो ये कमिटमेंट खुद से है, किसी और से नहीं करना, खुद से। डे 1 से लेके डे 92 तक मैं रेगुलर रहूंगा। हाँ, उसमें चीजें आसान भी होगी और कहीं कहीं चीजें परेशान भी करेगी, पर मैं ये बता रहा हूं कि चीजों को एंजॉय करते हुए हम सीखेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो ये हमने सारी चीजें अभी तक डिटेल में जान ली है। अब जरा आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर। तो अभी तक हमने क्या जान लिया है? अभी तक हमने ये देख लिया है कि सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न, है ना, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन लेवल, पैटर्न यानी लेवल। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद बारी आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। एक्यूरेसी के लिए क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। रिवीजन छोड़ देते हो, ठीक है, तो जिन जिन को एक्यूरेसी चाहिए, जितने भी बार आप पढ़ाई के लिए बैठो, सबसे पहले चीजें रिवाइज करो और फिर प्रैक्टिस करो, है ना। रिवाइज करो चीजों को, भले आपको वो आता हो, भले आपको आइदर और के रूल पता हो, अगले दिन जब पढ़ाई के लिए बैठो एक बार आइदर और के रूल रिवाइज करो। आइदर और की 3 कंडीशन, 1 2 3, ये ऐसा हुआ तो आइदर और, उसके ये एक्सेप्शनल केसेस रिवाइज करो। क्योंकि रिवीजन जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से चीजें दिमाग से बाहर निकलती है। मैक्सिमम कैंडिडेट ये नहीं करते हैं और इसीलिए रिवीजन नहीं करते हैं। दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना कितना रिवीजन करते हैं? नहीं करते। मुझे पता है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन मैंने मुखर्जी नगर में रह के की है और वहां पे मैं सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच में ही रहा हूं, है ना। कभी कभार मैं भी स्टूडेंट था और इत्तेफाक से बैंकिंग एग्जामिनेशन में ज्यादा फेल्यूर्स मुझे मेरे किस्मत में नहीं आए हैं। इतना मतलब टचवुड, किस्मत, भगवान की कृपा, जो भी कहना है कहो, ज्यादा फेलियर्स नहीं आए हैं। बट मैंने आसपास बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की है और उन्हीं ऑब्जर्वेशन से जो मैंने सीखा है मैंने इंप्लीमेंट किया है और आपको भी बता रहा हूं। रिवीजन स्किप मत करना, भले आपको आता हो उसको बार बार बोलना। आपको बचपन में याद है क्या, स्कूल टीचर रोज क्लास में पहाड़े गिनवाते थे। हाँ, मैं बाहर जाके आई तब तक क्या करो, मॉनिटर सामने आ जाओ और पहाड़े बोलो, आप पहाड़े बोलो, टेबल्स बोलते रहो। आते थे, फिर भी क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बार रिवीजन होता है ना किसी चीज का, उतने आसानी से चीजें बाहर निकलेगी और हमें यही चाहिए। तो रिवीजन 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 और प्रैक्टिस। जितने दिन पढ़ाई करोगे उतने दिन रिवीजन, रिवीजन के बगैर एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। तो एक्यूरेसी क्या, यही फॉर्मूला है, पहले रिवीजन बाद में प्रैक्टिस। अब स्पीड के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। स्पीड के लिए क्या करना है आपको?
स्पीड के लिए क्या करना है, स्पीड आपको मिलता है सबसे पहले चैप्टर्स में स्पीड हासिल करना है। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, उस चैप्टर पर क्वेश्चन टाइमर के साथ सॉल्व करने हैं। जब तक उस चैप्टर के प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन आप एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर सॉल्व नहीं करते हो, तब तक अगले चैप्टर के पास जाना नहीं है। एक चैप्टर परफेक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। आपने इनइक्वालिटी पढ़ा, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जब तक सिंगल स्टेटमेंट 10 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है, डबल स्टेटमेंट 15 सेकंड के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा है, तब तक अगले चैप्टर के पास जाना नहीं है। एक चैप्टर परफेक्ट जब तक नहीं होता, अगले चैप्टर पे नहीं जाएंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने सारी चीजें पढ़ रखी है और वो दोबारा से अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर पर क्वेश्चन टाइमर के साथ सॉल्व करने हैं। उसके बाद हर एक चैप्टर पर टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद क्या करना है आपको, सारे चैप्टर्स एक सब्जेक्ट पर हो जाएंगे तो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट यानी केवल और केवल रीजनिंग का मॉक टेस्ट, केवल और केवल क्वांट का मॉक टेस्ट, केवल और केवल इंग्लिश का मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि इंडिविजुअल चैप्टर के क्वेश्चन टाइम के अंदर सॉल्व करना और पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन टाइम के अंदर सॉल्व करना फर्क होता है। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट से हमें सब्जेक्ट लेवल पर, चैप्टर लेवल पर हमने स्पीड हासिल कर लिया, अब सब्जेक्ट लेवल पर हमें स्पीड हासिल करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट लेवल पर स्पीड हासिल कर लिया, फिर ओवरऑल लेवल पर स्पीड हासिल करेंगे। अब ओवरऑल लेवल पर स्पीड हासिल करने के लिए क्या करना है, हमें कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो स्पीड हासिल करने के लिए ये सारी चीज हमें करनी है। जिस किसी ने भी ईमानदारी से ये चीज की, 100% सिलेक्शन प्रूफ प्लान है, 100% सिलेक्शन। ठीक है, अब इसमें से आप कैसे आपको सूटेबल तरीके से ये सारी चीजें अप्लाई करोगे, ये बस देख लेना। और दिमाग से ये निकाल लेना कि मेरा ये कमजोर था, मैं पढ़ाई में ऐसा था, मैंने कॉलेज में ऐसा था, मैं स्कूल में कभी अच्छा नहीं पढ़ा, मेरे स्कोर कभी अच्छा नहीं आया, ये सब निकाल दो। आपके लिमिट सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। आपके लिमिट्स अगर आप चाहो तो सारे के सारे तोड़ सकते हो। तो बस यही मैं आप लोगों से आखिरी में कहना चाहूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। आपके प्रिपरेशन में कभी भी कोई भी दिक्कत आए, बेझिझक आप पूछ सकते हो। बस ऐसा ना होने दीजिए कि सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने के बावजूद आप सिलेक्शन ले नहीं पा रहे हो या फिर सिलेक्शन लेने में टाइम लग रहा है। ऐसा मत होने देना। That's it from my side in this session. Thank you. Take care and enjoy your time. Thank you so much. Bye bye.